कहते हैं ना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब ऊपर वाला किसी अनजाने को अपना बना देता है। एक बच्चा रोज सुबह सुबह एक करोड़ती आदमी की कार जो उसके बड़े से घर के बाहर खड़ी रहती थी उसे चुपचाप आकर साफ कर देता। ना कोई आवाज, न किसी इनाम की उम्मीद। बस आता हाथ में एक गीला पुराना कपड़ा ले और बड़ी संजीदगी से उस कार को चमकाता, फिर बिना कुछ कहे लौट जाता। उस बच्चे की उम्र मुश्किल से 10 से 11 साल रही होगी। कपड़े मैले कुचाले, चप्पलें घिसी हुई, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत और अपनापन जैसे वो गाड़ी उसकी नहीं, उसके दिल के किसी कोने की याद हो। लोग अक्सर पूछते, तू क्यों करता है ये सब? कोई तुझे मजबूर करता है क्या? वो बच्चा मुस्कुरा देता, सिर झुका लेता और बस यही कहता, नहीं साहब, मेरा मन करता है इसलिए करता हूं। उस कार वाले करोड़पति व्यक्ति का नाम था राजीव मल्होत्रा, लखनऊ के मशहूर बिजनेसमैन जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और कारोबार था। लेकिन 1 साल पहले की एक दर्दनाक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी को झकझोर दिया था। राजीव अब अकेले रहते थे। उस बंगले में, बंगला तो बड़ा था, लेकिन उस घर की दीवारें अब किसी की हंसी नहीं सुनती थीं, क्योंकि उस एक हादसे ने उनका पूरा परिवार छीन लिया था। राजीव को इस बात का शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं गया। उन्हें लगा कि शायद कॉलोनी का कोई सफाई कर्मचारी उनकी गाड़ी रोज साफ कर देता है। लेकिन जब लगातार 2 हफ्ते तक गाड़ी हर सुबह बिल्कुल चमचमाती हुई दिखने लगी और एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उस पर धूल रही हो, तो राजीव के मन में सवाल उठने लगे, आखिर कौन करता है यह सब और क्यों? एक सुबह जब उन्हें दवाई लाने बाजार जाना था, वह जैसे ही घर से बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर ठिठक गए। एक दुबला पतला लड़का झुके हुए सिर के साथ उनकी गाड़ी को पोंछ रहा था। उसकी छोटी सी गाया हाथ में एक पुराना फटा हुआ कपड़ा और आंखों में एक गहरी परछाई। राजीव कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर पास जाकर बोले, बेटा, तुम मेरी गाड़ी रोज साफ करते हो? बच्चा थोड़ा डर गया, लेकिन बोला, जी साहब, क्यों करते हो? किसी ने कहा है क्या तुम्हें? राजीव की आवाज सख्त नहीं थी, बस हैरानी से भरी थी। बच्चा बोला, नहीं साहब, कोई नहीं कहता, बस मन करता है। ये गाड़ी मेरे पापा की गाड़ी जैसी है। राजीव की आंखें एक पल को झपक गईं। क्या मतलब बेटा? बच्चा एक पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे पापा एक अमीर आदमी की गाड़ी चलाते थे साहब। ऐसी ही काली गाड़ी थी। जब घर लाते थे तो मैं और वह दोनों मिलकर उसे सुबह सुबह साफ करते थे। वो मेरी सबसे प्यारी याद है। राजीव की सांस थम गई। उस बच्चे की कांपती हुई आवाज, थरथराते होंठ और भीगी आंखें देखकर राजीव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके टूटे हुए दिल को छू लिया हो। राजीव ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अब तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बच्चे की आवाज और धीमी हो गई। अब इस दुनिया में नहीं है साहब, बीमारी से चले गए और मां भी कुछ महीनों बाद चली गई। अब मैं अकेला हूं। राजीव चुप रह गए। उनके कानों में अपने बच्चों की हंसी गूंजने लगी। उनकी बीवी की वह मीठी आवाज, उनका अपना बिखरा हुआ अतीत सामने खड़ा था। एक छोटे से लड़के के चेहरे में राजीव ने गहरी सांस ली और बस वहीं खड़े रह गए। बच्चा गाड़ी को पूरा पोंछकर धीरे धीरे चला गया, लेकिन राजीव की आंखें अब भी उसी रास्ते पर लगी थीं, जहां वो मासूम टूटे पांवों से चला गया था। उन्हें कुछ महसूस हुआ था, जैसे कहीं उनकी खोई हुई दुनिया का एक टुकड़ा फिर से लौट आया हो। उस रात राजीव सो नहीं पाया। बिस्तर पर लेटा रहा, छत घूरता रहा, लेकिन आंखें बार बार उस बच्चे के मासूम चेहरे पर जा झटकती। वो झुकी हुई आंखें, वो टूटी हुई चप्पलें और वो एक वाक्य, मेरे पापा की भी ऐसी ही गाड़ी थी साहब। राजीव ने करवट बदली, लेकिन जिस दिल ने अपनों को खोया हो वह करवट बदलने से नहीं सोता। सुबह का उजाला हुआ तो वह उठकर तैयार हो गया। न दवाई नाश्ता, बस बाहर निकल आया। उसी गाड़ी के पास खड़ा होने घड़ी में 7 बज चुके थे और तभी सामने गली के मुहाने पर वही बच्चा आता दिखा, धीरे धीरे चलता हुआ, जैसे हर कदम को याद हो रहा हो। राजीव की आंखें उसे देखती रहीं। बच्चे की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका चेहरा सक्का गया। वो एक पल को ठिठका, फिर खुद से बोला, शायद आज यह मना कर देंगे, कोई बात नहीं, लौट जाऊंगा। लेकिन राजीव मुस्कुराया और धीरे से कहा, आजा बेटा, आज फिर से गाड़ी चमकानी है ना? बच्चे की आंखें भर आईं, लेकिन उसने झुककर सिर हिलाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। राजीव वहीं बैठ गया, उसके पास, बिल्कुल पास। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सागर, बच्चे ने जवाब दिया।
कहाँ रहते हो? जहां जगह मिलती है वहीं सो जाता हूं साहब। पढ़ाई करते हो? सागर की आंखें झुक गईं। अब नहीं, अब पढ़ाई से क्या होगा साहब? पेट भर जाए वही बहुत है। राजीव की सांसें भारी होने लगी। उसे याद आया वह खुद भी तो एक वक्त ऐसे ही टूटा था, लेकिन फर्क इतना था कि उसके पास घर था, दौलत थी, नाम था, और यह बच्चा, इसके पास तो सिर्फ यादें थीं, वो भी अधूरी सागर। राजीव ने उसका नाम पहली बार पुकारा। अगर मैं कहूं कि तुम यहीं मेरे साथ रहो, यहीं इसी घर में, और स्कूल भी जाओ, पढ़ाई करो, और हां, गाड़ी साफ करना तो तुमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। सागर ने चौंक कर देखा। एक पल को कुछ बोल नहीं पाया। फिर बम मुश्किल पूछा, साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे? राजीव का गला भर आया। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगा, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा, और तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। सागर के हाथ कांपने लगे। उसने कपड़ा नीचे रखा और धीरे से पूछा, क्या मैं यहां सच में रह सकता हूं साहब? राजीव ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। हां बेटा, आज से यह घर तुम्हारा भी है। दोनों रो रहे थे, एक जिसने अपना सब कुछ खोया था, दूसरा जिसने सब कुछ होने के बावजूद अपनों को खो दिया था। उस दिन राजीव ने सागर को नए कपड़े पहनाए, वो कपड़े जो कभी उसके बेटे के लिए रखे थे, और जब सागर ने वह कपड़े पहने तो राजीव की आंखें भर आईं। तुझे इन कपड़ों में देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा फिर से मेरे सामने खड़ा है। सागर भी आगे बढ़ा और पहली बार किसी के गले लगते हुए बोला, क्या मैं आपको पापा कह सकता हूं? राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। हां बेटा, आज से तू मेरा बेटा है। राजीव ने उस दिन सागर को अपने ही बंगले में एक छोटा सा कमरा दे दिया। जिस कमरे की दीवारों पर पहले उसके बच्चों के खिलौने और फोटो हुआ करते थे, अब वह दीवारें फिर से किसी की सांसों से भर गई थीं। सागर के लिए सब कुछ नया था। नया बिस्तर, नए कपड़े, नया टूथब्रश, और यहां तक कि खाने की प्लेट भी स्टील की नहीं, सुंदर चमचमाती थी। वो थोड़ा हिचक रहा था। हर चीज को छूते वक्त डर रहा था, जैसे गलती से कुछ तोड़ दिया तो कोई डांट देगा। लेकिन राजीव हर कदम पर उसे भरोसा दे रहा था, बेटा ये सब तेरा है, डर मत, अब तुझ पर कोई हक जताने वाला नहीं, अब तुझे सिर्फ प्यार मिलेगा। सागर के लिए वो रात जिंदगी की सबसे सुकून भरी रात थी। छत के पंखे के नीचे साफ चादर पर लेटकर वह सो गया, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। अगले दिन सुबह राजीव उसे तैयार करा के एक अच्छे स्कूल में ले गया। प्रिंसिपल से बोला, यह मेरा बेटा है, इसका दाखिला करिए, जो भी खर्च हो मैं दूंगा। प्रिंसिपल पहले सागर को देखकर थोड़े हैरान हुए, लेकिन राजीव की आंखों में जो अपनापन था वो सब कह गया। ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, आपका बेटा अब हमारे स्कूल का हिस्सा है। सागर की आंखों में चमक आ गई। उसने जैसे अपनी टूटी जिंदगी को फिर से जुड़ते देखा। अब हर दिन सुबह उठकर स्कूल जाना, शाम को घर लौटना, और रात में राजीव के साथ बैठकर खाना खाना, यही उसका नया जीवन बन गया था। कभी कभी रात को राजीव उसे पढ़ाते और फिर पुरानी कहानियां सुनाते, वही कहानियां जो कभी उन्होंने अपने बेटे को सुनाई थीं। और एक रात जब दोनों एक कहानी सुनते सुनते हंस रहे थे, राजीव ने धीरे से सागर के सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन तू मेरी टूटी दुनिया को फिर से जोड़ देगा। सागर ने उनका हाथ पकड़ लिया, और मैंने भी नहीं सोचा था साहब कि कोई मुझे बिना मतलब अपनाएगा। राजीव मुस्कुरा दिया। अब मैं तेरा साहब नहीं, सिर्फ पापा हूं। कुछ महीनों बाद राजीव ने वकील से बात करके गोद लेने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। कागज तैयार हुए, दस्तखत हुए, और कोर्ट के सामने उन्होंने साफ साफ कहा, मैं इस बच्चे को सिर्फ घर नहीं, नाम भी देना चाहता हूं। यह अब सागर मल्होत्रा है। कोर्ट की मंजूरी मिलते ही सागर ने राजीव को गले से लगा लिया। उस गले में कोई औपचारिकता नहीं थी। वह रिश्ता अब सिर्फ नाम का नहीं, आत्मा का था। कई महीने बीत चुके थे। सागर अब पहले जैसा मासूम और सहमा हुआ बच्चा नहीं रहा था। वो अब स्कूल जाने लगा था, अच्छे से पढ़ता, समय पर खाना खाता, और सबसे बड़ी बात, अब वो मुस्कुराने लगा था। राजीव के चेहरे पर भी अब वह उदासी कम हो गई थी। तभी जो हर शाम शराब की बोतलों में डूबा करता था, अब वह शामें सागर के होमवर्क और किस्सों में कटने लगी थी। एक दिन राजीव ने सागर से कहा, तैयार हो जा बेटा,
आज तुझे एक जगह ले चलना है। सागर हैरान, कहाँ पापा? राजीव ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। सरप्राइज है। गाड़ी चली। सागर बगल में बैठा था, रास्ते भर पूछता रहा, पापा कुछ तो बताइए ना, कहाँ ले जा रहे हैं? लेकिन राजीव चुप रहा। उसकी आंखें बाहर की ओर थीं, क्योंकि वह उस रास्ते पर लौट रहा था जहां उसकी जिंदगी एक नई कहानी के साथ धन्यवाद